यूपी में हार बयान पर उठे सवाल। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत ने जो सियासी संदेश दिया, उसने कई सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 62 सीटों से घटकर बीजेपी 33 पर सिमट गई। नतीजों पर मंथन के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में सीएम योगी ने हार के 2 बड़े कारणों का जिक्र किया। सीएम योगी ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास और विपक्षी दलों के भ्रम जाल को हार की सबसे बड़ी वजह बताया कि जो विपक्ष के नेता भ्रम की संविधान बदल देंगे, तो उस भ्रम जाल का तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पाई। वहीं पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा कह रहे हैं कि यूपी में छुई-मुई कार्यकर्ता नहीं, चैलेंज करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। सीएम योगी ने तो यह तक कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव और 27 के चुनाव की तैयारी में जुट जाए। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में, और यहीं से ही सियासत का एक और घटनाक्रम, या यूं कहें कि सियासत का पहिया घूमेगा। 10 सीटों पर उपचुनाव में जो बाजी मारेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, बहुत कुछ बदलेगा फिर। इस बीच बीजेपी के नेताओं से लेकर मंत्री, पूर्व मंत्रियों की ओर से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है। जौनपुर के बदलापुर के विधायक ने कह दिया कि राज्य में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। पूर्व मंत्री मोती सिंह कह रहे हैं कि तहसील थानों में भ्रष्टाचार है। जले पर नमक ये कि मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि बुलडोजर से घर गिराएंगे तो क्या वोट मिलेगा। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सरकार से संगठन हमेशा बड़ा होता है और रहेगा। तो चल क्या रहा है, आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंच, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। हम जनता की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे। देश की जनता अपने मुद्दों पर चुनाव चाहती थी, संविधान की रक्षा पर चुनाव चाहती थी। उस आवाज को राहुल गांधी जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो उठाए मुद्दे थे, जो न्याय पत्र था, जो हमारे न्याय वादे थे, उन पर जनता ने वोट किया। लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा किया, पीडीएफ के नेताओं पर, इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भरोसा किया। बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। देखिए, आज मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये 3000 के आसपास कार्य समिति के लोग थे, यहाँ पर बृहत कार्य समिति बैठक थी। लोगों में ऊर्जा का संचार राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन ने किया है, और निश्चित रूप में आज जो हुंकार भरी है योगी जी ने, वो अपनी पहचान जो उनकी जिस चीज़ की है, वो आज कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग देकर गया है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव के नतीजे अच्छे होते हैं तो भी, और जो कुछ कम अच्छे होते हैं तो भी वो अपनी समीक्षा भी करती है और सीखती भी है। और अब की सीखा ये है कि 2027 में कहीं कमी नहीं होगी,
और हम 2/3 से नहीं 3/4 से चुनाव जीतेंगे। अति आत्मविश्वास नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास खो चुकी है। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। और तो और जिस तरह से पेपर लीक हुए और जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कें गड्ढों में, अब तो उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त का ये लोग नारा देते थे और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त हो चुका है। केंद्र और राज्य की लड़ाई जनता के बीच में है, सब लोग देख रहे हैं। जनता किस तरह से भुगत रही है डिप्टी सीएम और सीएम की लड़ाई, केंद्र और राज्य की लड़ाई में। अच्छा होता ये सरकार जब जनहित में कोई काम नहीं कर पा रही है तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। छोटे से ऊपर तक के कार्यकर्ता सब एक दूसरे से भेंट होती है तो उनका मनोबल बढ़ता है, मार्गदर्शन मिलता है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन यहाँ हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक को एक ऊर्जा मिलेगी और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि छोटे से बड़े तक के कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर के पार्टी नेतृत्व अगर किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहती है तो उसको अवसर मिलता है और पार्टी नेतृत्व वैसा करता है। तो आज हमारे लिए कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर तक के नेता यहाँ उपस्थित होते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जमीन पे काम करेगी। ये प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रक्रिया है। ये संविधान में भी लिखा है कि कार्य समिति की बैठकें होनी चाहिए। उसके बाद क्षेत्र की, जिले की, मंडल की होती है। पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम को बताया गया। विकास जो केंद्र और राज्य कर रहा है, किस प्रकार हमारी अंतिम जो कार्य समिति होती है वो मंडल की होती है, उस तक बात पहुंच सके। उपचुनाव की पूर्व संध्या पर एक कार्य समिति हो रही है तो किस प्रकार से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाए। तो यूपी में हार बयानों पर उठे सवाल, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं राजनीतिक नजरिए से गुप्ता जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो यूपी में चल रहा है इसके सियासी मायने क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी इस बार का जो चुनाव जीती है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन सांसदों की संख्या के लिहाज से कम रहा। यानी जो जीत थी वो उतनी बेहतरीन नहीं रही जो होनी थी। तो ऐसे में एक मंथन मीटिंग हुई। मंथन मीटिंग में सबने अपनी अपनी राय रखी है। पूरी भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर हम में कहां कमी रहे। ये एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आप को रिव्यू करते हैं। मानो आज आपकी डिबेट होती है, आप देखते हैं कि मैं और क्या बेहतर कर पाता। ये व्यक्ति के या संस्था के या पार्टी के इंप्रूवमेंट की निशानी। और वहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल अगर कोई प्रश्न उठाता है कि भाजपा ने ये नहीं किया तो ये भी अच्छी बात है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। भाजपा को यह भी देखने को मिलना चाहिए कि हमने अपनी गलती क्या खोजी। लेकिन मनीष जी जो बयान सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, क्या वो संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? देखिए बयान, देखिए जब कोई मीटिंग होती है, खुलेपन से मीटिंग होती है, सच्चा रिव्यू होगा, सच्चा एनालिसिस होगा तो विरोधाभासी बयान तो आएंगे, मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक। हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक चिन्ह है। मैं ये पूछना चाहता हूं तिलक भाई, क्या दूसरे विपक्षी दलों में भी इस तरह की ओपन मीटिंग होती है? आशीष मिश्रा जी, जो बात गुप्ता जी कह रहे हैं उसका उत्तर तो दीजिएगा, लेकिन आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं मन ही मन कि भाई योगी जी को लेकर यह बयान आ गया, योगी जी ने यह बयान दे दिया, खुश आप हो रहे हैं? तिलक भाई नमस्कार। जी नमस्कार। शनि भाई को भी, मनीष भाई को भी नमस्ते। देखिए हम खुश जो हो रहे हैं, हम किस बात को लेकर खुशी मना रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, जमीन पर जाकर जनता ने हमारी बातों को समझा। हाँ, निश्चित तौर पर इतना जरूर है कि हमारे प्रयासों में थोड़ी सी कमी जरूर रह गई, अन्यथा नतीजे जो है, जहां 1000, 500, 2000, 100, 200 अगर वोटों से अंतर से हमारे प्रत्याशी हारे,
शायद हमने थोड़ा सा प्रयास और किया होता। नहीं, कहा लोकसभा में, उपचुनाव में? लोकसभा में। अच्छा, लोकसभा 99 थे ना आपके? 99 हमारे। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग आगे की रणनीति ये बना रहे हैं कि 10 में से 10 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये 10 की 10 में से 10 सीटें हमको जीतनी है, इंडिया गठबंधन की झोली में ले आना। अब देखिए बात कहाँ आती है, और ये जो आपस में भारतीय जनता पार्टी के सर फुटअव्वल चालू है, उसका कारण क्या है? हम यही चीज तो पहले से कह रहे थे ना कि किसी भी चीजों का सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आप सीधा बुलडोजर चढ़ा दो। आज उनके ही मंत्री कह रहे हैं, और अभी जैसे जैसे समय और बीतेगा आप देखेंगे अंदर से ही मनीष जी कह रहे हैं इससे ये सिर्फ फुटअव्वल नहीं कहते, ये आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं इसको। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अभी थोड़ा दिन और जाने तो दीजिए। और देखिए जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, सुनील साजन जी ने, ये 100% तय है। जो स्टूल वाला बदला था केशव प्रसाद मौर्य जी का, केशव प्रसाद मौर्य जी उस अपनी दिन को भूले नहीं है। इस वजह से अब वो इस तलाश में है कि डिप्टी मेरे नाम के आगे से हटे। यानी आशीष कुल मिला के जो कांग्रेस के घर की बीमारी थी वो बीजेपी को है अपनी चपेट में ले रही है, आप ये बता रहे हैं? नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर बीमारी नहीं थी। हाँ। हमने अगर बीमारी होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान जब ऐसे बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में से गए, हाँ। तो हमने कहा अच्छी बात है, कचड़े अगर साफ होते तो नए युवकों को मौका मिलना चाहिए। और आज आप देख सकते हैं कि आपके सामने चर्चा करने के लिए एक नव युवक आपके सामने बैठा है। हाँ। हमेशा अगर यही बैठे रहेंगे, यही करते रहेंगे, तो नए को कहां से मौका मिलेगा? हाँ, यही बात तो सचिन पायलट भी कह रहे थे। हाँ, बता रहा हूँ ना। हाँ, यही बात तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे थे, यही बात तो जितिन प्रसाद भी कह रहे थे। नहीं, हाँ ठीक है, सुनिए ना। तो लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र को आप कह रहे हो कि ये सर एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं? देखिए, ये हमने नहीं, हाँ। ये लोकसभा के चुनाव के पहले ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में जो बगावत है, ये जग जाहिर है। किसने बताया आपको? ये चीज पता है। कभी आप कहते हो वो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, कभी आप कह रहे हो उनमें बगावत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं कि मेरा योगी आदित्यनाथ के साथ में ट्यूनिंग जमता है, लेकिन ये जग जाहिर है अमित शाह फूटी नजर नहीं, ये थ्योरी कैसे बना लेते हो आप लोग? आप देखते रहिएगा। मनीष जी जल्दी से रेक करना चाह रहे, फिर अश्वनी जी को पूरा। योगी आदित्यनाथ जी ये टर्म अपना पूरा नहीं करेंगे, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी एंटनी की रिपोर्ट आई थी। एक बार कांग्रेस में एनालिसिस करने की प्रक्रिया हुई और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, उसके बाद कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। फिर तो जो राहुल ने कहा वही सही। हाँ, खाता ना तो एक बार जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ, एक एंटनी सब क्या बर्ताव हुआ, पूरा देश जानता है। तो मैं समझता हूं कांग्रेस को यह भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम लगातार तीसरा चुनाव हारे हैं। कांग्रेस को यह भी एनालाइज करने की जरूरत है कि अगर यूपी, बिहार, बंगाल में ममता दीदी, समाजवादी पार्टी और लालू यादव के बिना उनकी हैसियत एक भी सीट जीत पाने की नहीं है। नहीं गुप्ता जी, वो तो आप चुनाव का भी हवाला दे रहे हैं ना, कह रहे 13 में से 10 हम जीत गए। भाई आपकी एज ए पार्टी क्या स्टैंडिंग है, इस पर रिव्यू क्यों नहीं हो रहा? आशीष जी, तिलक भाई, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि अपना दल निषाद, ओम प्रकाश राजभर इनको अपने साथ में नहीं लेती, उत्तर प्रदेश में क्या हर्ष होता और कितने सीट जीती? जरा हमारे मनीष भाई से पूछ लीजिए। अरे वो तो और राज्य में भी जीती रही है ना, और जहां जहां जिनको जितनी सीटें मिली वहां जीत रहे हैं। आपका तो मुख्य नेता लोग एलओपी बंगाल में हार जाता है और ममता दीदी की पार्टी को आप उनमें साथ बताते हो। जो पार्टी आपको हराती है चुनाव में, उसको आप विपक्ष का हिस्सा बता रहे हैं। भाई, जो पार्टी के साथ आप पंजाब में लड़ रहे थे और दिल्ली में साथ थे, और अब फिर कह रहे हैं, आज आपकी कांग्रेस की एक नेता राघव चड्ढा का मजाक उड़ाती देखी जा रही हैं। तो भाई आप सिर्फ ये बताओ कि आप नहीं, ये लोकतंत्र है मनीष जी, वो आंतरिक लोकतंत्र है इनके यहाँ। ये गठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र है। एक छूट आप शाही जी रहेंगे, आप शाही जी रहेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है इनका, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। नहीं है तो सही, सिर्फ एक ही हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, एक है गुप्ता जी, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो है सत्ता। नहीं, सत्ता नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, आज हम विपक्ष में सबसे बड़े दल के रूप में हैं।
इंडिया गठबंधन ने जो जो अपने वादे किए थे, ठीक, आप याद शाहिद जी रखिएगा रहेंगे, तिलक आप चावला शाहिद जी के। रहे- नहीं ठीक है, आप जिनके घर में NDA से जिनके इंडिया घर हर में एक वो काम बयानों से करवाएगा आग लगी हुई है, जो पूछ हमारे लो, उनका वादे भी में हाल था। पूछ लेना। आप रुकिए एक मिनट, आप शाहिद जी रहेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शाहिद जी, अक्सर मैं आपके पास से ही शुरुआत करता हूं, लेकिन आज मैंने कहा कि जरा गुप्ता जी क्योंकि अलग मिजाज के हैं तो चर्चा में कुछ ना कुछ नया ले आते हैं ट्विस्ट। मैं एक बात समझ रहा था शाहिद जी, ये यूपी में हार कौन जिम्मेदार पता चला इस बैठक से? जो जीत का जिम्मेदार वो हार का जिम्मेदार कौन है? हर बात जो है कोई जरूरी है कि सबके स्क्रीन पर बताई जाए? अच्छा चलिए, कान में बता दीजिए मेरे। सबकी होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। हम्म, चाहे सेना अगर जीतती है तो जीत का जिम्मेदार कप्तान होता है, हार का भी जिम्मेदार कप्तान होता है। तो इसमें हार और जीत की कहां से बात आ गई? आज हार और जीत हम तो अपने आत्ममंथन कर रहे थे, इसमें हार जीत की जिम्मेदारी आत्ममंथन में होता क्या है शाहिद जी? आप कह रहे हैं हम आत्ममंथन कर रहे थे, हार जीत का कुछ नहीं होता। लेकिन जब आत्ममंथन होता है तब अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। तो ये विष पिया तो पिया किसने? नहीं, वो समुद्र मंथन होता है तो निकलता है, आत्ममंथन से नहीं निकलता है। अच्छा, समुद्र मंथन से। मुझे लगा कि शायद मंथन से कुछ ना कुछ तो निकला होगा ना। आप निकालते हो भाई, आप देखिए आपके पास भी तो सूत्र और संवाददाता होते हैं, तो आपके तो भाई उस पर हमारी तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, संवैधानिक रूप से नहीं है। हाँ। तो इसलिए ये चीजें जो है भाई हमारे यहाँ पार्टी में जो अभी मनीष जी ने कहा आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बैठक कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक में कुछ नेताओं ने जो है अपने कार्यकर्ताओं के को उत्साहवर्धन किया, कुछ जो कमियां थी वो उजागर की गई। तो ये जौनपुर के जो आप बता रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र है, ये जौनपुर के जो बदलापुर के विधायक हैं जी, वो कह रहे हैं कि राज्य में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। देखिए बदलापुर के विधायक हो सकता है उनके नजरिए से वो देखें, हो सकता है। और जो पूर्व मंत्री है मोती सिंह, वो कह रहे हैं कि तहसील थानों में अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। जब मैं बोल रहा हूं, आप एक सवाल एक बार कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अगर आप करेंगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अच्छा श्रोता भी हूं, मैं बार बार आपसे कहता हूं, तो अभी आप कहेंगे कि आप नाराज हो गए। नहीं शाहिद जी, आप क्यों नाराज होंगे? आप काबिल प्रवक्ता हैं, इसलिए आप सवाल उसी तरह से यही चीजें मैं जो है एक्चुअली देखिए कोई भी चीज है आप मुझे पूछ लीजिए ना सवाल, जितने सवाल है मैं सबका नहीं, मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम जो दर्शक है उनके मन में जो सवाल है वही पहला रमेश मिश्रा जी का जवाब नहीं आया, तब तक आप मोती सिंह का पूछिए, इकट्ठे दोनों लोगों का नाम ले लिए होते, मैं दोनों का जवाब देता। पूछ रहे? अच्छा, तीसरा भी ले लेता हूं, फिर उसके बाद आराम से। हाँ जी पूछिए। संजय निषाद ने कहा है कि बुलडोजर से घर गिराएंगे तो क्या वोट मिलेंगे क्या? जी, अब पहला रमेश मिश्रा जी से शुरू करता हूँ। देखिए रमेश मिश्रा जी हमारे माननीय विधायक हैं। हाँ। अगर उनको ये चीज ठीक लगा हो तो वो काम उन्होंने वहां पर देखना चाहिए, आत्मसम्मान वो सारी आत्मसात करना चाहिए, और ये बातें किसी भी विधायक को बाहर नहीं कहना चाहिए, पार्टी फोरम पर कहना चाहिए। उन्होंने उस चीज का उल्लंघन किया है और उनको अपने आत्म परीक्षण करना चाहिए कि कृपा शंकर सिंह जी को उनके विधानसभा में कितने वोट मिले और वो कहीं पास हुए या फेल हुए, ये उनको करना चाहिए और ये पार्टी फोरम पर करना चाहिए। दूसरी बात मोती सिंह जी का कर रहा हूं। मोती सिंह जी मंत्री रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, सब कुछ ठीक है। जब मंत्री रहे तो उस समय भी अपने विभाग पर ही कुछ नकेल लगा देते, अगर इतना सब चीजें चलता रहा। अभी कुछ दिन पहले तक तो मंत्री थे, लेकिन हटने के बाद अचानक जो है बेईमान और भ्रष्टाचारी हो गया आदमी, ये भी तो यानी ये मतलब उनकी पीड़ा है। तीसरी बात तीसरी आ जाइए। संजय निषाद जी हो या कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा, गलत कामों से पैसा इकट्ठा करके घर बनाएगा तो उसका और अनैतिक काम में लिप्त होगा, उसका घर गिराया जाएगा, चाहे संजय निषाद जी विरोध करे और चाहे अश्विनी शाही विरोध करे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ तो फिर ये बात नहीं क्यों कह रहे कि बुलडोजर से जिनका घर गिराएंगे तो वो वोट क्या मिलेगा? उसका अपराधी होगा, उसका घर गिरेगा। उसके लिए संजय निषाद जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई उसके लिए सारी चीजें बनी हुई हैं, वो उसको कहे कोर्ट में जाए, अगर उसके साथ गलत हुआ है। वो तो आपके सहयोगी है ना, तो फिर वो ये बात सहयोगी क्यों? सहयोगी नहीं बोल सकता है क्या? यहाँ पर जब वो लोग बोल रहे हैं, आशीष मिश्रा भाई हमारे बोल रहे हैं, भाई है हमारे। आशीष जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जिसके यहाँ नहीं, मैं रिएक्ट कर दूं उसके बात करें। जिसके यहाँ G23 था, G23 बना था पार्टी के विरोध में बोलने के लिए। मनीष तिवारी पार्टी के विरोध बोल रहे थे, गुलाम नबी आजाद जी बोल रहे थे, कपिल सिब्बल जी को इन लोगों ने अंडे वो उससे मरवाया।
तो वो लोग हमारे आंतरिक लोकतंत्र के बारे में क्या बोलेंगे ये सोचिए। नहीं, देखिए, तीसरी बात इन्होंने महाराष्ट्र का किया। मैं जवाब दे लूं आशीष भाई, जवाब दे लूं आशीष भाई, जवाब दे लूं। आपके अभी बहुत सवाल थे, सबका जवाब देना होता है। राजभर जी नहीं होते तो क्या होता, संजय निषाद जी नहीं होते तो क्या होता। अरे भाई, आपके साथ अगर अखिलेश जी नहीं होते तो आपका क्या होता, अपने ऊपर सोचिए ना। बिहार में तो पिछलग्गू हैं आप, तमिलनाडु में पिछलग्गू हैं, दिल्ली में आपको कुछ मिला नहीं, बंगाल में मनीष जी ने बता दिया कि एलओपी हार गया, पंजाब में आप किस तरीके से रहे। ये आप आइए, राजस्थान में थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए, गुजरात में आपका हाथ क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। अब सुन लीजिए, नहीं आपका जवाब ले लीजिए, एक एक पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ। एक और बच गया। अरे तो बेचैनी क्यों आशीष भाई, बेचैनी नहीं। आशीष भाई सुन लीजिए, मैं पूरा सुनूंगा, मैं पूरा सुनूंगा, मैं पूरा सुनूंगा। महाराष्ट्र में अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, आपके इंडिया अलायंस में इतना दम था तो हमारे सारे प्रत्याशी कैसे जीत गए। आप महाराष्ट्र के एमएलसी का चुनाव भी देखिए, आपके यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है, चलिए बोल लीजिए। को आपने मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, इतना डिमोशन क्यों? 103 विधायक है आपको और कहा 40 विधायक, क्या मजबूरी थी? गठबंधन धर्म में यदि चुनाव लड़ा जा रहा है तो इसको आप इस तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। हाँ, आशीष जी एक मिनट, शायद ही अपनी बात रख रहे हैं ना, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। आपके यहाँ कई ऐसे उदाहरण है ना, तो अभी वो उन उदाहरणों पर चर्चा करेंगे तो पूरी शाम गुजर जाएगी। मैं शायद ही एक बात जानना चाह रहा था, तो फिर बाकी सब ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, तो फिर ये अगर कुछ गड़बड़ होगा हम लोग उसको संभाल लेंगे, उसको सुधार लेंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है। हाँ, तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि सरकार से संगठन हमेशा बड़ा होता है? कुछ उन्होंने गलत कहा क्या? आपके उसमें क्या होता है, संगठन छोटा होता है क्या सरकार से? तो मतलब उन्होंने कोई इशारा नहीं किया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो अर्थ का अनर्थ करेंगे, क्योंकि कुछ जो है हो सकता है। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो कहीं एक मिल गया, तिल का ताड़ बना लिया, चाहे विरोधी दल हो या आप लोग। लेकिन उन्होंने 100% सही बात कहा, 100% सही बात कहा। उन्होंने अगर कुछ गलत कहा हो तो बता दीजिए। तो ये अर्थ मीडिया निकाल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यही कहते थे कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। हमारे जितने जो पुराने नेता हैं सभी कहते थे, आज भी कह रहे हैं। उस्मानी साहब जुड़े हुए हैं क्या? उस्मानी साहब की फोटो आ रही है। उस्मानी साहब, आवाज आ रही है मेरी? उस्मानी साहब नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे बेचारे? नहीं आपकी आवाज आ रही है। हाँ, उस्मानी साहब, शाहिद जी कह रहे हैं कि भाई क्या गलत कहा है हमारे नेता ने कि संगठन ही तो बड़ा होता है। उन्होंने प्रकाश किया है कि संगठन के लोगों की सुनी नहीं जा रही, इसलिए उन्होंने बताया है कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। तो ये उन्होंने प्रकाश किया है सरकार के ऊपर, और सरकार को सोचना चाहिए कि आज तो सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी हो गई और वो पीछे चले गए। तो बुलडोजर नीति इनकी और जो कब्जेदारी, पट्टेदारी और ये जो कार्यकर्ताओं का अपमान है, जनता का अपमान है, उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा इनको अगर ये सुधार नहीं करेंगे। मुंशी सिंह जी जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, निषाद जी कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। शाहिद जी वही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तभी तो वो बोल पा रहे हैं। और जिस पर आपने हमेशा सवाल उठाए कि इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। जी, इनके वहाँ आंतरिक लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही, लोकतंत्र नहीं है। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये आंतरिक लोकतंत्र की आवाज दबा रहे हैं और दूसरी तरफ नेता बयान दे रहे हैं। तो बयान तो नेता देंगे ही, क्योंकि नेता तो सही बात कहेंगे। अगर संगठन नहीं, उस्मानी साहब एक ही बात होगी ना जी, या तो आंतरिक लोकतंत्र होगा या फिर नहीं होगा। तो आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है? आज कार्यकर्ताओं की, कहीं जनता की, कार्यकर्ताओं की, किसी की कोई आवाज सुनी जा रही है? शाहिद जी बोलेंगे, फिर उसके बाद गुप्ता जा रहा हूं उसके बाद। पूरा देखिए, उस्मानी प्रदेश जो है वो तबाह है। उस्मानी साहब जो है मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी सरकार के, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनके यहाँ कितना लोकतंत्र है। इनके पूछिए, अगर ये स्पष्ट रूप से कह दें कि पार्टी कार्यालय में कोई कार्यकर्ता की हैसियत है कि मोबाइल लेकर चला जाए, जमा करा दिया जाता है।
नेताजी जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, उनका माइक किस तरीके से छीना गया था, उनको किस तरीके से बैठाया गया था, ये लोकतंत्र है। और किस तरीके से अखिलेश जी अध्यक्ष अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष घोषित कर लिए थे, यही आंतरिक लोकतंत्र है इनका। उस्मानी साहब मोबाइल नहीं ले जा सकते क्या? नहीं ले जा सकते, इसलिए उस्मानी साहब आप तो मंत्री हैं, आपको तो छूट होगी मोबाइल ले जाने की कि नहीं? मोबाइल ले जाते हैं हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय में। नहीं, शाही जी कह रहे हैं आपके यहाँ तो मोबाइल। जी झूठ बोलने ये गलत कह रहे हैं। उस्मानी जी आप अच्छे प्रवक्ता है, कम से कम दिल पर हाथ रख के बता दीजिए। मोबाइल ले जा सकता है, हमारे यहाँ सब लोग मोबाइल ले जाते हैं मीटिंग में। अरे चलिए कोई बात नहीं, आप कल मोबाइल ले जाइएगा और फोटो खींच के जो है शाही जी को भेज दीजिएगा, बस ठीक। चैप्टर शाही जी बंद हो गया था जिस दिन जो है नेताजी के जो वीडियो वायरल हो गई थी ना, इस तरीके से धक्का देकर बैठा दिया था अखिलेश जी ने, उसी दिन से मोबाइल बैन है, नहीं ले आ सकता कोई। उस्मानी जी कितना भी नहीं बैन है जी। अरे अब चलिए उस्मानी जी भाई, हमको जहाँ तक नहीं मोबाइल बैन है विषय वो नहीं, हमारे भी मित्र आपके यहाँ हैं, हमारे आशीष भाई दुश्मन नहीं है, हमारे मनीष जी दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने भी आप ही की तरह कोई हमारा मित्र है, अच्छा है बड़ी जो मोहर्रम में चताया इशारे में किसको सुनाया? कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया। अच्छा, आप संगठन के लोग हैं, आप मजबूत हैं और रहेंगे। मनीष जी रिएक्ट करेंगे, फिर आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी। तिलक भाई देखिए, कांग्रेस ने आज भाजपा का लोकतंत्र देखा, इंटरनल डेमोक्रेसी देखी। ये वक्त वो भी था तिलक भाई जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बहुत ही सुलझे हुए प्रेसिडेंट सीताराम केसरी ने जो लोकतंत्र कांग्रेस में देखा, वो देखने लायक था। 120 सीटों वाला उनको धक्के मारकर बाहर निकाल के धोती उनकी उतर गई और किसी कांग्रेसी नेता ने उनका विरोध नहीं किया। तो इस तरह के लोकतंत्र की अगर कोई बात करता है तो फिर वो दूसरी पार्टी पर ये प्रश्न उठाता है तो मुझे हैरानी होती है। आशीष जी जवाब देंगे। आशीष जी, दरअसल मनीष जी जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं वो इनके यहाँ जो आंतरिक लोकतंत्र है वो केसरी जी अच्छा बता सकते थे। 120 सीटें आने पर कार्यकर्ताओं ने धोती खींच ली थी, किसी ने विरोध नहीं किया। जवाब दीजिए। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक महोदय मनीष भाई क्या कह रहे हैं उस विषय को ज्यादा गंभीरता से लेने और उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं भी उस्मानी साहब जो बोल रहे थे, नहीं तो आप उनके घर के मजे लोगे तो वो भी तो बताएंगे ना कि आपके घर में क्या हुआ। देखिए किसी के घर में क्या चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सर पूरा इंटरेस्ट तो ले रहे हो आप। नहीं, हम क्यों इंटरेस्ट लेंगे महोदय? अभी तो आप फटकारे ले रहे थे कि मौर्य जी ने ये बोल दिया और मोदी जी ने ये बोल दिया। अभी मैं एक चीज बताता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में धनंजय सिंह इस शादी के विवाह समारोह में मिलते हैं। आशीष जी, अगर संभव हो पाए प्लीज फोन पास ले आइए, अपना आपका ऑडियो में दिक्कत आ रहा है। मेरा ये कहना है तिलक चावला साहब जी, धनंजय सिंह जी जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हाँ। कृपा शंकर सिंह जी को ईडी की धमक दिखा के मुंबई में पहले उनसे यहाँ की पूरी लाव लश्कर के साथ में जितना माल पानी था उनसे खर्चा करवाया जाता है। उसके बाद उनको जौनपुर लौटाया जाता है, जौनपुर से उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। क्या जौनपुर में कोई प्रत्याशी नहीं था इनके पास? इनको बंबई से वापस वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ गया। अब उसके बाद क्या आता है? इस वजह से वहां की बगावत की जो आवाज थी वो निकलने लगी, लेकिन ये सुरना बहुत पहले ही निकलने थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार हुआ करती थी कि उस समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी की बोलने की हैसियत नहीं होती थी। आज उनकी परिस्थिति, जब उनका अहंकार टूटा, वो अपने बहुमत के आंकड़े से नीचे आए। इस वजह से आज उनके विधायक जो हैं वो आप एक मिनट आशीष जी, वही बात तुम मनीष जी कह रहे हैं आपके घर में इससे ज्यादा बवाल था। हमारे घर में बवाल था। हमारे घर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसे स्पष्ट रूप से कह दिया था, मेरे साथ यहाँ पे झूला झूलने के लिए, कॉफी पीने के लिए, टाइम पास के लिए कोई ना आए। यहाँ पे यदि आना है तो मुद्दों की बात करें, हम उससे चर्चा करने वाले उसको पूरा समय देंगे। आप हमें जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक राजनेता होने के नाते कैसे मनमोहन सिंह के द्वारा निकाला गया अध्यादेश फाड़ दिया था और अध्यादेश में लालू यादव को जेल होनी थी और बाद में उन्हीं लालू यादव के चरण चुम्बन करने पहुंच गए। महोदय मैं क्या बोल रहा हूँ, सीताराम केसरी पर आशीष मिश्रा जी बोल नहीं रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी भी यदि राहुल गांधी जी यदि जनता की नहीं होगा तो आप भी वो पार्टी का मार्ग रखते हैं।
और राहुल गांधी कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं, राहुल गांधी कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं। और वो आदमी जब जानवरों के साथ खेलना गुनाह है तो मुझे हंसी आने लगती है। जानवरों के साथ खेलना गुनाह है, मुझे बात बताइए। बिल्कुल उस समय गुनाह है जब आपकी पार्टी का कोई नेता आपसे मिलने आया हो और उस पार्टी के सामने जो बिस्किट रखे हो उसी में वो खा रहा है, उसी में कुत्ता खा रहा है, तो बिल्कुल गुनाह है। महोदय मनीष भाई, सुनी सुनाई बातों को ज्यादा प्रचलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता है। क्या सुनिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको यदि डर लगेगा तो आप केसरी की बात सुनी सुनाई है क्या? अगर आपको डर लगेगा तो आप सरेंडर होंगे। सुनी सुनाई है क्या? अशोक चौहान हमारे यहाँ से डर के यही आदर्श घोटाला का नाम निकाला था नरेंद्र मोदी जी ने। अरे भैया चेंज कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आखिर जनता ने दिखा दिया ना। कुछ बोल सकते हैं? अशोक चौहान जी को भी हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पार्टी के साथ में गद्दारी डेड बॉडी को कांग्रेस ऑफिस में घुसने नहीं दिया। पीवी नरसिंह राव की डेड बॉडी को कांग्रेस के ऑफिस में घुसने नहीं दिया। आप जिंदा की राजनीति में नहीं कर रहे थे। नहीं, वो आंतरिक लोकतंत्र है मनीष जी। 2024 की राजनीति के समय आप 1852 में क्या हुआ तो नहीं, ठीक है, किसके जज्बातों के साथ ना आपने कहा कि जानवरों के साथ ही तो खेल रहे थे, लेकिन किसी का मैसेज आ गया था, वो कह रहे हैं किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए था, जानवरों के साथ खेलो। उस्मानी साहब, अब उस्मानी साहब का ऑडियो रहेगा, 1 मिनट उस्मानी साहब, फिर उसके बाद शाही जी को वक्त मिलेगा। उस्मानी साहब, ये आप क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं क्या ये इनके घर में जो चल रहा है बीजेपी वालों के? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो 2027 में सरकार बनाएगी। अभी पार्लियामेंट के जब चुनाव हुए हैं उसमें 36 सीटों पे हम लोग जीते हैं और 7 सीटों पे जीती है कांग्रेस। 43 सीटें बनती है, 43 सीटें जोड़ लीजिए तो सरकार तो वैसे चली गई है। और ये इतना जो इस समय जो पूरे प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ तबाही मचाई हुई है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, निदेशक हैं, टीचर हैं, नहीं वो ठीक है उस्मानी साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव है यूपी में जी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, ये उपचुनाव तो जो होता है, ये उपचुनाव कोई मतलब नहीं है, तो मेन पूरा इलेक्शन हो गया ना लोकसभा। हाँ, मतलब नहीं होता ना, मैं यही कह रहा हूँ, उपचुनाव का कोई मतलब नहीं होता ना उस्मानी साहब जी, उपचुनाव का कोई मतलब नहीं होता। सुन लीजिए आशीष मिश्रा जी को बात उस्मानी साहब कह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए ना, सुन लिया आपने? जो कल परसों से ढोल बज रहे हैं कि भैया देखो हम जीत गए, इंडिया गठबंधन की 3 सीटें आ गई, 13 में से 10 जीत गए, उस्मानी साहब कह रहे कोई लेना देना नहीं होता उससे। क्यों माहौल बना रहे हो आशीष जी? तिलक चावला जी, ये चीजें मैंने आपको उस्मानी भाई ने इसलिए कहा क्योंकि उस्मानी साहब को ये चीज पता है कि जमीन से जो कार्यकर्ता है और जनता है, ये दोनों के बीच में जो सामंजस्य तालमेल है, दिवाली और होली में मुफ्त सिलेंडर देने का जो वादा झूठा किया था। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ सवाल, कुछ और। जलेबी क्यों घुमा रहे हैं आप? नहीं सुनिए, जलेबी बना रहे हैं आप जनता को अगर गुमराह करने की बात करेंगे, उस्मानी साहब मना कर रहे हैं, कह रहे उपचुनाव का कोई असर नहीं पड़ता, आप कह रहे देख लो उपचुनाव में क्या हाल हुआ। और ऊपर से ये कि ये बद्रीनाथ मनीष गुप्ता जी ये भी बता रहे हैं बद्रीनाथ भी हार गए, और उस्मानी साहब कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं उस बात से। ठीक, उस्मानी साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर शाही जी आ रहा हूं आपके पास। 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, ये आम चुनाव था, और इसमें जो रुझान आए हैं वो रुझान ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। उस्मानी साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जब आप कह रहे हो कि ये रुझान था और 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, वो रुझान नहीं होंगे? नहीं, वो नहीं रुझान होंगे। अरे वो नहीं होंगे क्यों? जो चुनाव होते हैं वो ज्यादातर जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव उसके होते हैं। सर, वोट तो वही पब्लिक डालती है जी, आपने लोकसभा में डाला होगा वही उपचुनाव में भी डालेगी। नहीं, वो जब लोकसभा में डाल रही है आपको तो फिर उपचुनाव में क्यों नहीं डालेगी? लोकसभा में तो आपने देख लिया ना किस तरीके से इन्होंने कितनी बेईमानी कराई, किस तरीके से फूलपुर हरवाया, किस तरीके से फर्रुखाबाद हराया। जीत भी गए और फिर भी कह रहे हो बेईमानी हुई। नहीं, बहुत बुरी तरीके से बेईमानी की, वरना हम लोग 80 की 80 सीट जीतते। बस करो अब उस्मानी साहब, इतना भी नहीं होता। अब ठीक है, अब 81 भी बोल देते आप। नहीं, वो ईवीएम वाला में अभी नहीं बोलेंगे, ये
बोले उस्मानी साहब। अभी फेरे के पास ईवीएम हमारी सरकार जिस दिन केंद्र में बनेगी या हमारे समर्थन से बनेगी, ईवीएम को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अगर ईवीएम ना होती तो भारतीय जनता आप कुल मिला के ये बताइए उपचुनाव को, यानी आप ये मान रहे हैं कि आप सरेंडर पहले ही कर चुके हैं? सिर्फ 40 नहीं, हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जीत जाएंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं, हाँ। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए हैं अभी, तो ज्यादातर सब जगह भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे देश में विरोध है। हर जगह ये हार गए कांग्रेस पार्टी से, और ज्यादातर सीटें सत्ता पक्ष को मिली है। जो दूसरी पार्टियों की जहां सरकारें, ममता जी की सरकार है उनको मिल गई, आपकी सरकार है पंजाब में, वहां कांग्रेस कितनी सीटों में जीती है? कहा जो आप बता रहे हो उपचुनाव में कांग्रेस जीती है, कितनी सीटें जीती है 13 में से? भाई कांग्रेस ने देखिए उत्तराखंड में दोनों सीटें बीजेपी से छीन ली उन्होंने। ना देखिए ना उस्मानी साहब, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। क्यों बद्रीनाथ नहीं जीती कांग्रेस? बद्रीनाथ पे कांग्रेस ही थी, वो प्रत्याशी जो है वो छोड़कर आया था, वो वापस फिर कांग्रेस जीत गई। मंगलोर वहां कभी बीजेपी जीती नहीं, वहां सिर्फ 400 वोटों से प्रत्याशी हार गया। वहां बीएसपी थी पहले, मंगलौर में पहले बीएसपी थी। हाँ, काजी और हाजी होते हैं वहां 2 कैंडिडेट थे, काजी और हाजी, बसपा और कांग्रेस। इसमें मेन चीज ये है कि बीजेपी का भारी नुकसान हुआ है। नहीं, कहा हो, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नुकसान ही, और समझिए तो बात, आप जो है हमारी बात ही नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जहां पर बीजेपी थी नहीं, आप खामा का लेवल टिपका रहे हो कि भैया नहीं, ये मानो कि यही बात है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि बद्रीनाथ में कांग्रेस ही थी, वहां चुनाव जीती, कांग्रेस का कैंडिडेट आया, कांग्रेस चुनाव जीत गई। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार, हाँ, टीएमसी थी, कांग्रेस नहीं जीती वहां, 4 की 4 टीएमसी जीत गई। सरकार जीती ना, वहां सरकार जीती। अब देखिए उस्मानी साहब, नहीं, बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप। सरकार जीती नहीं सर, आप मंत्री रहे हो, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं सर, जब टीएमसी जीती तो कांग्रेस के खाते में कैसे जोड़ दूं मैं उसको? अरे कांग्रेस के खाते में नहीं, भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर शाहिद याद मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से। भारतीय जनता भाई उस्मानी साहब ये कह रहे हैं कि यूपी में अगर बीजेपी जीतेगी इस समय सत्ता की जीते, और अगर हारेगी तो हमने सीटें छीन ली, भाजपा गई। ये आम के आम और गुठलियों के दाम, ये उस्मानी साहब कहना चाह रहे हैं। बस यही कहना चाह रहे हैं हम कि जहां इनकी सत्ता थी वहां भी ये नहीं बचा पाए अपनी सीटें। इनकी सीटें नहीं थी, लेकिन इनको बचाना चाहिए था सीट। हाँ। लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। अगर ईवीएम ना होती तो इनको 240 नहीं, इनको 40 सीट मिलती पार्लियामेंट में। इसीलिए हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे। ये समझ में नहीं आता, ये ईवीएम वाला जो मसला है ना जी, अब पता नहीं यही ईवीएम जो है रिकॉर्ड मतों से अखिलेश यादव को भी जिता देती है, राहुल गांधी को भी यही ईवीएम जिता देती है, वो भी 2-2 जगह से। अमेठी जैसी जगह से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता है। ये कैसे सेट होती है ईवीएम? 2.5 लाख वोटों से और ज्यादा वोटों से जीतते हैं। अच्छा, ठीक है उस्मानी साहब, आज ईवीएम पे बहुत जनता परेशान हो जाती है। 1 मिनट शाहिद जी आ रहा हूं, 1 मिनट निशा जी आ रहा हूं, 1 मिनट। शाहिद जी बहुत देर से वेट कर। शाहिद जी, क्या वाकई में ये जो नतीजे आए खासतौर पर लोकसभा चुनाव के आपको सोचने पर मजबूर नहीं करते? क्योंकि मैं कुछ आंकड़े रखता हूं, फिर आप पूरा उसका उत्तर दीजिएगा। यूपी में 75 में से 72 सीटों पर वोट प्रतिशत आपका घटा ना सर? इसके साथ साथ 12 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोट कम हुए यूपी में। यह आंकड़े क्योंकि बता रहे हैं कि 12 सीटें ऐसी थी जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा वोट कम हुए हैं। 36 सीटों पर, अब अगला आंकड़ा देखिएगा, 36 सीटों पर 50,000 से 1 लाख के बीच वोट घटे। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2019 में बीजेपी को 4 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, लेकिन 2024 में बीजेपी का जो आंकड़ा सामने आया वो लगभग 3.5 करोड़ वोट ही मिले। यानी कि इस बार के मुकाबले आपको 50 लाख कम वोट मिले हैं, 50 लाख से भी कम वोट, यानी कि पिछली बार के मुकाबले जो है 50 लाख कम वोट मिले आपको। शाहिद जी अब स्क्रीन पर। शाहिद जी, ये अलार्मिंग नहीं है? कुछ सब कुछ सामान्य दिखाई देता है आपको? अलार्मिंग सब रहता है सर, लेकिन फिर भी देखिए, अगर कहीं भी कुछ हुआ, सीटें कम हुई हैं हमारी,
लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इतने खुश हो रहे हैं कि भाई इनसे कितनी सीटें हमारी कम है, थोड़ी सी कम है, 2-3 सीटें कम है हमको, इनकी 37 है, हमारी 33 है। तो अभी समाजवादी पार्टी को इतना उछलने की जरूरत नहीं है। आपने 80 का टारगेट दिया था ना? आता हूँ तो 80 तो वो भी कह रहे थे कि भाई 79 हम भी जीत जाएंगे, तो उनको भी तो देखिए ना, टारगेट उनका भी था। हमने टारगेट तो आदमी लेता ही है, टारगेट तो अभी लेकर चलते हैं कि 1 घंटे बहस करेंगे। अगर हम लोग 2 अभी मार कर लें 2 लोग, तो आपको बंद करना पड़ेगा, चाहे भगाना पड़ेगा हम लोग। नहीं नहीं, तो क्यों मार करोगे आप? नहीं, तो टारगेट जो है उसकी चीजों पर मत आइए। अब देखिए, हमारा 2019 में 49% के आसपास वोट था, 41% पर हम हैं, यानी कि 8% घटा है हमारा। ये 19 में 24% पर थे और सब मिल गए, बड़ा भारी इंडिया गठबंधन बन गया। कितने परसेंट पे पहुंचे? 36% नहीं पहुंचे। लेकिन पिछली बार के मुकाबले 50 लाख वोट कम हो गए ना आपके। अरे भाई 50 लाख पर आप प्रतिशत में जब मैंने मान लिया कि घटे हैं, तो उसको आप जो है दूसरे तरीके से परोस के क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि सर, मैं तो आंकड़े हैं या तो बोलिए तो आंकड़े मैं भी दे रहा हूँ, मेरे आंकड़े गलत हो तो आपको बता दीजिए। इनका 36% वोट मिला इनको, इनका कितना परसेंट बढ़ गया? इनको जो है 24%, 31%, 36 नहीं 31%, 24 में 5-6% इनको बढ़ा, हमारा 7-8% घटा है। वो तो सामने दिख रहा है, तभी तो हमारी सीटें घटी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में जनता ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया और कहा कि सरकार आप संभालोगे, सरकार आपकी बनेगी। हाँ, कुछ गलतियां अगर हुई हो, जनता हमसे नाराज थी, एनडीए उन्होंने कहा सत्ता में रह के वो कमी दूर करो। और अभी दूसरी चीज बता दे रहा हूँ, आशीष भाई बहुत उछल रहे थे। यूपी में हार का गम है कि नहीं आपको? शायद गम तो सब जगह कराता है। मैं तो एक लाइन बोल के चलता हूँ। अभी महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव हुआ, सारे दल मिले हुए थे, इंडिया अलायंस, हमने अपने सारे जिता लिए। ये लोगों के कई कांग्रेस के जो है लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, इनको अपनी चिंता वहां नहीं, वो तो अंतरात्मा की आवाज बहुत तेज लगाते हैं। आइए, अब मैं अंतरात्मा की आवाज वो तो रहेगी, अंतरात्मा की आवाज लोगों के अंदर रहती है। आपने पूछा उत्तर प्रदेश में हार का गम है, उत्तर प्रदेश में सीटें कम होने का गम है। हार का क्या मतलब होता है भाई? ये तो लोकतंत्र है, कम ज्यादा होगी हार। और ठीक, उस्मानी साहब फिर मैं मिश्रा जी बता, हमारी सरकार है आज, एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रसन्न होइए। जल्दी से उस्मानी साहब, रिकॉर्ड कायम किया मोदी जी ने, और कोई नहीं है जो इतिहास में कहीं नहीं है तो 3 बार जीत कर आया हो। और सब लोग मिला लें, सीटें कहा थी इन लोगों की, और तीसरी बार में 240 सीट अगर पाए हो 84 के इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद। नायडू जी और नीतीश जी कहीं खसका दिए नीचे तो पता नहीं लगेगा कहाँ से ले गए। अरे भाई, ममता जी ने आपका साथ दिया था, कहाँ किसको लेकर घूम रहे? चुनाव में ममता जी ने भगा दिया आप लोगों को, वहाँ पर केरल में कम्युनिस्ट ने भगा दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगा दिया। अब कौन आप इंडिया राज की बात कर रहे हैं कि वो लोग देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे? आप मत घबराइए, आप लोग उत्तर प्रदेश के कुएं के मेढक हैं, हम लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है, इसको भी चैलेंज कर लीजिए रफी साहब, चैलेंज करता हूँ आपको, चैलेंज करता हूँ आपको। चलिए शर्त लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी ये सपने जो है चमगादड़ की तरह नहीं, उस्मानी साहब वो 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए चैलेंज कर रहे हैं, तो चैलेंज स्वीकार कर लीजिए ना। शायद ही तो खुले तौर पर कह रहे हैं 10 सीटों में उपचुनाव होने, दूध का दूध पानी का पानी, चैलेंज स्वीकार करिए। ये 10 की 10 हारेंगे, एक भी सीट इनको नहीं मिलेगी, ये आप लिख लीजिए भाई। वो तो जनता मालिक है, आपकी तरह ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे हम। ईवीएम खराब थी, जीतने के बाद भी हम, अगर जनता हमको जिताएगी हम जीतेंगे। तो जो अकड़ के चल रहे थे, आइंस के बोलते थे, वो भाषा नहीं चेंज होती। उत्तर प्रदेश की जनता ने ही बैसाखी पे ला दिया। वो अखिलेश जी से पूछिएगा कितनी अकड़ दिखाते हैं। आशीष जी जल्दी से आप, फिर उसके बाद आशीष जी, अच्छा ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में, 1 मिनट 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं, कुछ आप लोगों ने डिमांड की है या फिर कि सपा का ही सहयोग करेंगे, झंडा डंडा वहीं? देखिए, कुछ मूड है लड़ने का या फिर? देखिए, कोई भी है, राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी बातें रखने का और चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार होता है। हम इंडिया गठबंधन के साथ ही एक साथ में है, और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को सहयोग दे। नहीं, 10 में से कुछ तो डिमांड होगी ना आपकी, भाई कम से कम चलो 2 ही दे दो या 3 ही दे दो।
ये प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा बैठ के तय कर लेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हाँ। हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का हाथ एक दूसरे के हाथों में आपको साथ दिखेगा और दमखम के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे। ये कितनी भी प्रशासन का बल लगाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर बूथों पे चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है पता है आपको, ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, जनता खुद चुनाव लड़ने जा रही है। इस वजह नहीं, अभी तक जनता ही लड़ती थी चुनाव। हाँ, नहीं बता रहा हूँ ना। हाँ। जनता को गुमराह किया जाता था, कभी 15 लाख खाते में देने के लिए गुमराह किया जाता था, कभी 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया जाता था। और अभी हमें देखा, शाही जी की बात मैं कह देता हूँ, और कभी कभी खटाखट के नाम पर जो है वो भी। बस। अरे धन्यवाद तिलक भाई, अपने हमारे भाई इंडिया गठबंधन की सरकार जिस दिन बनेगी, हम अपने वादों पे फिर करेंगे। तो ये फॉर्म किसने भरवाए थे? हमने, हमारे पास डेटा है ना, हमारे पास डेटा है। अरे इसलिए फॉर्म भरवाए थे पहले, अभी फॉर्म भरवाए दिलवाओगे 5 साल बाद? नहीं, सुन, नहीं ऐसा नहीं है, 5 साल बाद नहीं। हाँ। ये बात तिलक भाई मैंने आपके सामने बहुत बार कही और एक बार फिर कह रहा हूँ। हाँ। इसी पंचवर्षीय योजना 18वीं लोकसभा में ही इंडिया गठबंधन ने जो वादे किए हैं जनता के साथ पूरा करेगी। और वो भी ज्यादा समय नहीं है देर, सिर्फ महाराष्ट्र, हरियाणा, हाँ। ये 3-4 प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, बस ये चुनाव तो संपन्न ये होने जा रहे हैं। किसी पंडित जी ने बताया क्या? नहीं, पंडित जी ने नहीं बताया है, ये देश की जनता का मूड है। और अभी नहीं, आप लोग तय कर देते हो ना कि ये 6 महीने में सरकार गई, तो मैं तभी पूछ रहा हूँ किसी पंडित जी ने बताया क्या? देखिए, सरकार तो वैसे भी सहारे पे टिकी हुई है। नहीं, ऐसे ये तो मजबूत सहारा है। कई सरकारें ऐसी थी कि जहां पर 200 से कम आंकड़ा था, बराबर, और वो 10-10 साल सरकार चला गए। पिछले 10 दिनों में 8 पुल धराशायी हुए हैं। ये सरकार का ही सहारा था बिहार का। अभी हाँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। हाँ। तो बहुत सारे काम है महोदय, आने वाले 6 महीने के अंदर। मनीष जी, यानी कुल मिला के जो बात नैरेटिव सेट करने की थी और भ्रम जाल का जिक्र जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अपने बयानों में, ये कहीं ना कहीं ये भी तो है कि भाई विपक्ष अगर नैरेटिव सेट कर रहा है तो तोड़ना भी तो आप ही को है नैरेटिव। तिलक भाई, मनीष जी जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट शाही जी करूंगा। मुझे लगता है ये भाजपा को सीखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये 400 पार का नारा भाजपा के लिए कितना मुफीद रहा है, खुद एनालाइज करने की जरूरत है। और एनालाइज करने से अपनी गलतियां दूर होती हैं। भाजपा अगर ये बात सीख गई तो अगले चुनावों में बेहतर कर लेगी, नहीं सीख पाई तो विपक्ष बेहतर करेगी। इसमें किसी को पॉजिटिव मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहूंगा, क्या विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस ऐसा ओपन इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे? क्या ऐसा रियल रिव्यू और एनालिसिस कर पाएंगे जिसमें राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की कोई गलती नजर आए? ये भी होना चाहिए। लेकिन होता है? अब ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है तिलक भाई। शाही जी, बाकी सब तो ठीक है, ये जो सब चर्चाओं में चल रहा है मामला, इससे थोड़ा सा अलग है जी। वो अयोध्या वाला मसला, आप वहां चुनाव हार गए, जो बात विपक्ष कह रहा है कि भाई अयोध्या भी हार गए, बद्रीनाथ भी हार गए आप, लेकिन एक और बड़ा गंभीर चुनाव आ रहा है, केदारनाथ। केदारनाथ में भी उपचुनाव होने वाला है। शायद ये नया मामला है, मैं बता रहा हूं आपको, ये थोड़ा गंभीर मसला हो जाएगा अगर केदारनाथ भी अगर आप हार गए तो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जनता चुनाव की मालिक होती है। जनता अगर हमसे खुश होगी तो जनता हमको आगे बढ़ाएगी। हाँ। और केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चित्रकूट हो, कहीं हो, इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है आप मामला बता रहे हैं भाई, ऐसा तो अभी तक होता तो 56 साल तक सरकार में रहे कांग्रेसी, आगे 100 साल तक रहते। लेकिन जनता ने कहा ना, नहीं तो आपको ठेस तो पहुंचती होगी ना। ये बार बार अयोध्या का जिक्र करते हैं, बद्रीनाथ ऊपर से हो गया, अभी केदारनाथ में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव। अयोध्या जो है, फैजाबाद हारे हैं, अयोध्या की सीट अभी भी हमारे पास है, चिंता नहीं, वहां का विधायक हमारा है। हाँ। इन लोगों को नहीं, अयोध्या दरअसल वही तो कह रहे हैं कि भैया ये अयोध्या भी जहां से था इनका मामला, वहां भी हार गए। नहीं, मामला था तो हार गए, कोई वहां। लेकिन बद्रीनाथ भी तो हार गए ना आप। बद्रीनाथ में हम कह रहे हैं कि मैंने कहा पंजाब में हमारे कोई विधायक थे नहीं वहां। चित्रकूट में आपने खुद अभी बताया 10 में जो 13 में 10 जो जीते। अच्छा, चित्रकूट में कौन जीता? बता दीजिए, पहली बात आपने सवाल खुद कर लिया। ये मैं कहता
लेकिन आपने कर लिया, धन्यवाद आपका। नहीं, चित्रकूट में कौन जीता बता दीजिए। स्विंग देखा जाता है। अच्छा, प्रयागराज में कौन जीता? अरे चित्रकूट और प्रयागराज मतलब क्या वो लोकसभा क्षेत्र नहीं है? तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मसला तो यही था ना कि ये कह रहे हैं हिंदुत्व की बात। मसला रामेश्वरम किस चीज का मसला था बताएं तो? नहीं, यही कह रहे हैं कि भाई आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर वहीं पर ही जनता ने क्यों ना जवाब दे करें? दिया। हिंदुत्व की बात करना देश में कोई गुनाह है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं वोट दिया, अब नहीं। अगर गुनाह कह रहे हो तो आप करिए मुसलमानों की बात, जैसे करते हैं ये लोग। आप उनका सहयोग करिए। हम तो हिंदुत्व का, जब 2014 के पहले हिंदू जो है किनारे किया हुआ था सेकुलर के नाम पर, ये लोग अपनी सर तो फिर यही हुआ ना, हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो गया। नहीं, कैसे चुनाव, कभी हमारा चुनाव जीतने का वो फार्मूला ही नहीं रहा। हाँ। हमने कभी ना राम को और मंदिर को हमने मुद्दा चुनाव के लिए नहीं बनाया। हाँ, लड़ाई लड़ी, हमारे कार सेवक शहीद हुए, मुलायम सिंह यादव ने गोली मरवाई, ठीक है, जनता को नहीं। भाई अब कीजिए, हम तो जनता के लिए काम करते रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल वही था ना, अब ये क्योंकि अयोध्या वाला मसला हुआ, फिर उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि भाई बद्रीनाथ, तो अब केदारनाथ में भी कहीं सिचुएशन टाइट ना हो जाए, मामला कुछ इस टाइप का। क्यों केदारनाथ में आपको टिकट दे रहे हैं क्या ये लोग? आप जा रहे हैं? मुझे क्यों टिकट देंगे सर? नहीं, मतलब ऐसा ही आपने नहीं, मेरे से क्या लेना देना इसमें, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ शायद ही। मुझे लगा या रफी साहब को दे रहे हैं वहां से, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, मैं टिकट विकेट ये सब चीजें। तो हाँ, आप होंगे, आप रफी साहब या आशीष भाई ज्योति साहब, अरे जो सवाल पूछेगा उसे आप विरोध में खड़ा कर दोगे। चुनाव आने दीजिए ना, चुनाव आने दीजिए, चुनाव आएगा, देखा जाएगा उस समय क्या होता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होती है। अब इन लोगों से पूछिए कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी वहां, जरा इसे भी पूछिए ना, हमारे विरोधी दल के यहाँ है, देश में कितनी सीटें ये जीते हैं, जरा बताएं। ठीक, आशीष जी जल्दी से। प्रदेश छोड़कर शाही जी तो बोल रहे हैं कि टिकट भैया ये तो पता नहीं, और आप लोगों की टिकट तो वैसे भी ना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और ना कोई इंटरेस्ट है तो दूर दूर तक। तिलक भाई देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूं, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का भी शायद कोई ऐसा सदस्य नहीं रहा होगा जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सुबह रात न करता रहा हो। ठीक है, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि या कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने मंच से जय श्री राम और अयोध्या का जिक्र न किया हो। सर आप कर लिया करो ना, कौन रोक रहा है आपको? सुनिए ना। और दूसरी बात ये, क्योंकि देखो आशीष भाई, वक्त मैंने आपको दिया, सुनिए मेरी बात ना, एक सेकंड सुन लीजिए। अब बाकी सब निपट गया, जो रोज नगाड़ा बजा रहे हो कि भैया अयोध्या 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 अयोध्या, आप चले भी जाओ एक बार जाके, कम से कम प्रभु राम का आशीर्वाद तो ले लो। यस बिल्कुल सही आपने कहा। अगर आप कह रहे हो कि जनता ने आशीर्वाद दे दिया, हनुमानगढ़ी से गाड़ी यू टर्न हो जाती है आप लोगों की, तो फिर वहां जाकर कम से कम जो है आशीर्वाद ही ले लो इस बहाने। सुनिए ना, नहीं शाही जी, सुनिए भाई जब आप ये कह रहे हो, दावा कर रहे हो कि अयोध्या, शाही जी गलत तो नहीं कह रहा? हम इस समय क्या कह रहे हैं, हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, राजनेताओं को अब आप ही कहोगे तो जाएंगे लोग। धर्म के आधार पर राजनीति करना बंद करना चाहिए, लेकिन सर आप ये कह रहे हो धर्म के आधार पे? जिस प्रकार से लगातार पूरे अपने चुनावी भाषणों कैंपेनिंग में उन्होंने राम मंदिर और जय श्री राम का नाम लिया। कब जा रहे हो, मेरा सवाल बस इतना था। लेकिन जैसे ही आप तो कम से कम चले जाओ। देखिए, अयोध्या फैजाबाद जिसका नाम ले रहे हैं, वो सीट हारने के बाद नरेंद्र मोदी जी सीधा जय श्री राम से यू टर्न मार के जय जगन्नाथ पे आ गए। आप शुरू कर दो ना, मैं कह रहा हूँ कि आप चले जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? मेरा सवाल ये था। तो हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हम तो मतलब नहीं जाओगे, लेकिन राजनीति करने मतलब आप जाओगे भी नहीं, आप कह रहे हो हम जाएंगे भी नहीं और कहेंगे आप भगवान का जाएंगे, लेकिन राजनीति करने नहीं जाएंगे। अभी जाएंगे तो आप तुरंत वहां पे आपका चैनल बताने लग जाएगा, देखिए राहुल गांधी जी 10 जगह पर, मतलब मीडिया की वजह से नहीं जा रहे राहुल गांधी। अभी देखिए रायबरेली गए तो तुरंत आ गया कि उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए राहुल गांधी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। तो मतलब मीडिया की वजह से तय करते हो कार्यक्रम? नहीं, सुनिए ना, मन करे तो चले जाओ अयोध्या। समय विपक्ष की आवाज है, विपक्ष के नेता अयोध्या चले जाओ, माथा टेक के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, शाही जी रोकेंगे, तौर पर जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, लेकिन उसका राजनीति हम नहीं करेंगे। और रह गई दूसरी बात, जिस प्रकार से कहा जा रहा था, बाकी इन सबकी घटना की बात हो रही है, वो तो ठीक है, मंदिर में कैमरे सब ले जाते हो, मैं एक चीज कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाही जी ले जाते हैं, मंदिर में कैमरे आप भी ले जाते हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंदिर में कैमरे आशीष जी आप भी लेकर जाते हो, लाइव टेलीकास्ट भी होता है वहाँ, है ना? राहुल गांधी जी माथे पर तिलक लगाते हुए अलग फोटो खींचते हो। वाराणसी के मंदिर में ही कैमरामैन को बाहर रोक दिया गया था, उसी के बाद नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, पूरे कैमरे लाइव वहां पे चलते हैं। ठीक है, ओके, मतलब कुल मिला के अभी मूड नहीं है अयोध्या जाने का, लेकिन अयोध्या जीत गए। अगर बाई इलेक्शन वाराणसी हो गया ना,
तो नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। शायद बाकी तो छोड़ दीजिए। ओके ओके, वक्त इजाजत नहीं लगा। कह रहे कि अयोध्या हार गए, लेकिन अयोध्या कब जाएंगे बता नहीं रहे, कब जाएंगे ये नहीं बता रहे हैं। रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बता दीजिएगा आशीष जी, पता करके आला कमान से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, उस्मानी जी, आशीष जी और शाहिद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और यूपी को लेकर तो सियासत इस वक्त हाई है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।